हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। और जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बोला था कि मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन बता दीजिए, तो वैसे तो मैथ्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। उसके हिसाब से मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था इस वजह से, लेकिन आज एक और वीडियो आएगा स्ट्रेटजी से रिलेटेड कि कैसे कल आपको होने वाले जो आपका मैकेनिकल का ईएन और जेईएन का पेपर होने वाला है और इलेक्ट्रिकल का ईएन पेपर होने वाला है, तो उस पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा, वो सब हम एक वीडियो आज पब्लिश होगा। और बाकी कई बार आज लास्ट दिन इस वजह से मैथ्स के मैं थोड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन सिमिलर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो वो चीज़ क्योंकि लगभग सबकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी और काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे होंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने, जहाँ पे भी आपका सेंटर है, तो सेंटर पे आप टाइम से पहुँच जाएँ, जैसे कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन और फ़ोटो कैप्चरिंग वगैरह और बायोमेट्रिक की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएँ टाइम से, और अच्छे से काम माइंड से पेपर दीजिए। बाकी मैं जो वीडियो आने वाला है उसमें बताऊंगा डिटेल में कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और अच्छे से टाइम मैनेज करते हुए कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है। और एक जो हमारा आर वी एन एल एन मैकेनिकल 2018 का पेपर मैंने डिस्कस किया था, उसके पार्ट 5 में मैंने सीमेंटाइट की गलती से स्ट्रक्चर बॉडी सेंट्रल टेट्रागोनल बता दी थी, ये गलत है। एक बंदे ने कमेंट करके बताया था कि ऑर्थोरोम्बिक होती है, तो मैंने चेक किया वापस, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल एक्चुअली मार्टिन साइड की होती है। तो ये करेक्शन है आपका, ये मेरे एंड से गलती थी। तो मार्टिन साइड की बॉडी सेंटर टेट्रागोनल होती है और सीमेंटाइट की आपकी ऑर्थोरोम्बिक होती है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे को पुराना याद रह गया था, तो वो चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है। तो सीमेंटाइट की स्ट्रक्चर है बॉडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक, और मार्टिन साइड की अपनी बॉडी सेंट्रल टेट्रागोनल। ठीक है। अब अपना मैथ्स का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका वेक्टर से है। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में, और अगर आपको स्टार्ट करने का तरीका पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे अटैम्प्ट। ठीक है। और आप उलझते रह जाएंगे। तो जैसे क्या हो रखा है, मॉडुलस ए की वैल्यू दे रखी है, मॉडुलस बी की वैल्यू दे रखी है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है। और आपसे पूछा है एंगल ए बिटवीन ए एंड बी। तो इसको सीधा सा तरीका क्या करना है आपको, जो भी ये वैल्यू दे रखी है, जब भी यहाँ ए माइनस बी भी हो सकता है, ए प्लस बी भी हो सकता है, तो उसका सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है आपको। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे अपन इसका, तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है। 4 स्क्वायर बराबर 16 हो गया। अपने को मान लिया ए और बी के बीच में एंगल है थीटा अपना। अब जब इसका स्क्वायर करते हैं तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें जो भी आएगा आपका, क्योंकि इधर भी आपका स्केलर क्वांटिटी, इधर भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये ए डॉट बी ही आपका स्केलर क्वांटिटी देगा। तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 16। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू रखी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू रखी। अब ए डॉट बी को अपन पता है कि मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा ये वैल्यू होती है, तो ये रख दिया अपन ने। ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस ए मॉडुलस बी की वैल्यू रख दी cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1/4। जब अपन ने कैलकुलेशन किया तो थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1/4। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ए माइनस बी होता तो क्या हो जाता, बस यहाँ माइनस आ जाता और कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट होती, आंसर अलग आता। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में दिख जाए, ना भी दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इन सवालों को अप्रोच किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर से रिलेटेड। वेक्टर्स का दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप, और बी वेक्टर हमारा 2i प्लस j माइनस 3 कैप। अब बेसिक्स जानते हैं क्या होता है कि नॉर्मल वेक्टर क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का अगर सिंप्लीफिकेशन देखें तो होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप आपका क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। मतलब ए क्रॉस बी एक क्या है, बेसिकली बताया जाए तो एक वेक्टर क्वांटिटी देगा जब भी क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा दो वेक्टर्स को। तो ए बी ये मॉडुलस साइन थीटा ये सारे क्या सारे स्केलर है। तो एन कैप क्या है, उस पर्टिकुलर
जो अपना मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन बताएगा कि ये जो आपका ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है उस वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए क्या है, एन कैप की ज़रूरत पड़ती है। अगर अपन दोनों तरफ मोड ले लें तो सब तरफ मोड लग जाएगा, मॉडुलस ऑफ एन कैप, यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना बच गया, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। अब अगर अपने को एन कैप निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इधर डिवाइड करेंगे तो ये इससे ये कट, तो क्या बचेगा, केवल एन कैप बराबर क्या बन गया, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर और इनका नॉर्मल वेक्टर। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, बेसिकली अगर अपन ए को बी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो जिधर मतलब राइट हैंड जो थंब रूल होता है, जैसा कि आपको जायरोस्कोप का एक क्वेश्चन भी मैंने बताया था, तो अपन राइट हैंड थंब रूल पे ही चलते हैं। तो राइट हैंड की अगर फिंगर्स को हम कर्ल करें ए से बी की तरफ तो उसका जो जो थंब है वो अपना ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन कैप क्या होता है कि एन कैप भी क्या होता है, उसी डायरेक्शन में होता है आपका जो नॉर्मल वेक्टर है, दोनों के नॉर्मल हो गया, ए के भी नॉर्मल है और बी के भी नॉर्मल है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वैसे तो आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन एक बार मैं आप रिवीजन करा देता हूँ। कुछ नहीं करना होता, ए क्रॉस बी मोड डिटर्मिनेंट निकालना होता है, आई जे के लिख दिया। अब ए और बी की वैल्यूज़ लिख दी, मतलब जो भी आई जे के कोफिशिएंट्स है, जैसे 1 - 2 1 हो गया यहाँ पे, 1 - 2 1, यहाँ पे बी में क्या हो गया, 2 1 - 3 हो गया, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कैसे किया, आई कैप के लिए क्या करेंगे, ये और ये, तो -2 × -3 -1 × 1, तो ये आ गया। ऐसे ही जे कैप के साथ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से चलता है। तो जे कैप के रेस्पेक्ट में किया तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो 1 × -3 × -2 × 1 इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे के कैप के लिए भी, ऐसा कुछ बना। अब मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि डिटर्मिनेंट वो मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी कोफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर का सम। तो ये 5√3 आ गया अपना, 25 25 25 75, तो √75 5√3 हो गया। तो क्या करना है, एन कैप क्या होगा, एन कैप बराबर ए क्रॉस बी की वैल्यू रखी हमने और डिवाइड बाई उसका मॉडुलस रख दिया, तो ऐसा कुछ बन गया, 1/√3 किया। तो आपका ये एक तरह से फाइनली क्या बन गया, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा एन कैप, जो आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, डायरेक्शन बताता है जो। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका 3D से जो आपका प्लेन होता है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और दो प्लेन आपको परपेंडिकुलर बता रखे हैं, तो लेमडा की वैल्यू बतानी है। जैसे पहले प्लेन है 2x + λy + 6z = 7 और दूसरा है 3x + 4y - 5z = 8। ये दोनों परपेंडिकुलर, तो लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अपने को पता है कि जो हमने एक जो अपना नॉन टेक पार्ट का क्वेश्चन किया था उसमें भी बताया था मैंने, जो ax by और cz + d = 0 इस तरह से लिख सकते हैं आपको। तो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं x y z के, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं या दिक् अनुपात होते हैं, किसके, नॉर्मल के। उस पर्टिकुलर प्लेन के जो नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। जैसे ABC, तो ये प्लेन हो गया हमारा और इसके परपेंडिकुलर जो हमारा अभिलंब है, जिसको हिंदी में अभिलंब बोलेंगे, नॉर्मल अपने इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन क्या होती है कि A1 B1 C1 अगर पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं और A2 B2 C2 दोनों दूसरे के हैं, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन का समेशन है वो 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर कंडीशन। सिमिलरली पैरेलल कंडीशन में क्या होगा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्या है कि अगर कई बार क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में भी आपको दे दिया जाता है, तो अब घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना कि आपको, जैसे नॉर्मली अपनी आदत होती है कि कार्टेशियन फॉर्म में ही अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वेक्टर थोड़ा अवॉइड करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, जैसे r और n के रूप में दे रखा होता है, तो r वेक्टर को क्या लिखो, हमेशा xi + yj + z कैप, और n वेक्टर जो आपका है, जो कि नॉर्मल वेक्टर है, तो जो अभिलंब वाला है, तो उसमें ABC ही होंगे उसके कोफिशिएंट। ऑब्वियसली कि अगर वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो ABC ही होंगे। तो अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम एक प्लेन को रिप्रेजेंट करें तो r वेक्टर × n वेक्टर = d हमारा एक कांस्टेंट हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाता है, ax + by + cz + d = 0। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके वो रखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो कुछ नहीं, अपन ने क्या किया, जो भी वैल्यूज़ दे रखी थी 2 × जैसे
2 इंटू 3 प्लस लैम्डा इंटू 4 प्लस 6 इंटू -5 इक्वल्स टू क्या कर दिया 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई कितनी आपके पास 6। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1 to 3 टू द लाइन दिस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, उससे एक लाइन 3D में एक लाइन दे रखी है, क्योंकि XYZ कोऑर्डिनेट्स हमको दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे आप अपन ने पिछले एक वीडियो में जिसमें अपने नॉन टेक का पार्ट 2 डिस्कस किया था शायद, उसी में ऐसा था कि मैंने बताया था कि अगर लाइन को इस तरह से लिखते हैं अपन, ये जैसे कोई भी लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये 6 7 7 क्या बता रहे हैं कि इस पॉइंट से हमारी वो लाइन गुजर रही है, या ये पॉइंट उस लाइन पर है। और नीचे जो बता रहे हैं, ये नीचे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज़ है, मतलब जो उसके लाइन है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो कई बार क्या होता है कि ऐसे 3-4 पॉइंट दे रखे होते हैं अपने को, या 2 पॉइंट दे दिए, मतलब जैसे 1 2 3 और 4 5 6, और अपने को डायरेक्शन रेशियोज़ नहीं दे रखे। तो कैसे निकालते हैं, बस इनका डिफरेंस ही डायरेक्शन रेशियोज़ रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 4 - 1 5 - 2 6 - 3, तो तीनों जगह 3 3 हो जाएगा। मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में इसके लग जाएंगे, वाई के रेस्पेक्ट में ये वाले बीच वाले, और जेड के रेस्पेक्ट में ये वाले। ठीक है, थोड़ा मैस हो गया, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, अब देखते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो इस तरह से ये 3 2 -2 तो आपको डायरेक्शन रेशियोज़ हो गए। अपन ने क्या किया है कि अगर तीनों इक्वल हैं तो कोई एक कांस्टेंट के इक्वल होंगे, इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा करके हमने क्या किया कि अपन अगर इसको इधर रिप्लेस कर दें मल्टीप्लाई करके, और इसको इधर, तो x और y और z के कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं, और ये कोई एक कोई भी पॉइंट होगा इस लाइन पे। तो अपन ने वो, क्योंकि अलग अलग लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अपने को डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन इसी सेम लाइन पे मिलेंगे। तो ऐसे ही हमने सॉल्व किया हर पार्ट के लिए। तो देखिए ऐसा कुछ निकल के आया, 3 लैम्डा + 6 2 लैम्डा + 7 -2 लैम्डा + 7, इस तरह से। अब अपने को क्या मिला कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हमारे को निकालना था 1 2 3 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी। हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, इस पॉइंट से, और मान लिया कि जो ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एल है। ठीक है, और क्योंकि ये कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, तो क्यों ना हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसी पॉइंट को मान ले, क्योंकि जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये पॉइंट लाइन पे तो है ही, लेकिन लैम्डा की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे ये जो पी से डालें अगर परपेंडिकुलर और एल पे ख़त्म हो, तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो लैम्डा उसको सेटिस्फाई करेगा, उस हिसाब से लैम्डा की उस तरह की वैल्यू पर वो ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे क्या होगा, पी एल इज़ परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज़ निकाल लिया हमने। तो अभी मैंने बताया था कि अगर कभी आपको डायरेक्शन रेशियोज़ नहीं दिए हुए हों, हाँ, किसी भी लाइन के, तो अपन कैसे निकालते हैं, जैसे अपने को पता है पी एल लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो अपने को गिवन इक्वेशन थी 3D वाली, और ये पी एल लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या किया अपन ने, इनके पी एल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ निकाल लिए। तो अपने को डायरेक्शन रेशियोज़ अगर नहीं दिए हुए थे तो क्या होते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, इस तरह से किया। 3 लैम्डा + 6 -1 2 लैम्डा + 7 -2 -2 लैम्डा + 7 -3, इस तरह से सॉल्व किया। तो ऐसा कुछ अपने को डायरेक्शन रेशियोज़ मिल गए। अब पी एल लाइन के हमारे को डायरेक्शन रेशियोज़ पता है, और ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ तो अपने को पता ही है, दिए हुई हैं 3 2, ये देखिए 3 2 -2 ये दी हुई हैं। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है और उनके डायरेक्शन रेशियोज़ दिए हुए रहते हैं, तो अपन क्या करते हैं, वही सेम टू सेम जैसा रिजल्ट हमने प्लेन में मिला था वैसा ही लाइन में मिलता है। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 किया, यहाँ से मल्टीप्लाई किया पर्टिकुलर जो भी हैं, और लैम्डा की वैल्यू निकाली हमने। लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। लैम्डा की इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमने बोला था कि वो पॉइंट प्रोवाइड करेगा जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो वो पॉइंट निकल के आ गया। अब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर + z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट किया तो अपना आंसर आ गया 7 यूनिट। इस तरह से आपको करना है। अब आपको
इससे दो चीज़ें क्लियर हो गई, आपको फोटो परपेंडिकुलर निकालने का तरीका भी आ गया और आपको अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो भी आ गया। ये बेसिक मेथड है। इसके फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया इसमें कि जो भी कोई भी पॉइंट मान लिया हमने, ये पॉइंट क्या है कि इसी लाइन पे और लैम्डा की जो भी वैल्यू होगी उस पर सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट आ गया हमारा। अब इस पॉइंट और इस लाइन की, इस पॉइंट से ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है। तो हमने क्या किया, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाला और इसका पता ही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके और समेशन करके 0 कर दिया। तो वहाँ से लैम्डा निकल गया तो हमें इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस करे। 1-2 वीडियो और बना दूंगा मैं इस पर, टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस कवर कर दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अच्छा कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपको वीडियोस प्रॉपर टाइमिंग पे मिलते रहे। तो धन्यवाद।